Hi, I am Ritika Kakkad and welcome to my channel Atomic Study Center. In this video, we will be starting with our very first chapter of Flamingo, that is, the last lesson. You will find irony in the title of this chapter. Being the very first chapter of Flamingo, its name is The Last Lesson. It is written by Alphonse Daudet. अब हम ऑथर के बारे में बात करेंगे। एल्फोंसे डॉडेट जो थे वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे और साथ ही साथ एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ये एक मोनार्किस्ट थे और एंटी जूइश भी थे। ये जो स्टोरी है बच्चों, ये फ्रांको प्रूशियन वॉर के टाइम पे सेट है। वॉर के टाइम पे सिर्फ दो पार्टीज नहीं है जो आपस में लड़ रही होती हैं, बल्कि वो सिविलियंस भी हैं, वो इनोसेंट सिविलियंस भी हैं जिनकी लाइफ डेंजर में होती है। तो ऐसे ही आज हम एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं, एक बच्चे के बारे में पढ़ने वाले हैं, फ्रांस, जो एक एक आम बच्चा है, लेकिन किस तरीके से वॉर उसकी लाइफ को अफेक्ट करती है। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because M. Hamill had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. अब यहाँ पे क्या है बच्चों, आई क्या कौन है यहाँ पर? आई से जिसको रेफर किया गया है वो फ्रांस ही है। ठीक है, आई कौन है? फ्रांस है। फ्रांस बता रहा है कि कैसे वो स्कूल के लिए बहुत लेट से उठता है और बहुत जल्दी जल्दी स्कूल की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसे डर है कि उसका जो टीचर है, जो एम हेमल है वहां पे, एम हेमल वहां के टीचर जो हैं स्कूल के, वो उन्हें डांटेंगे। ठीक है, स्कोल्डिंग मीन्स डांटना, ड्रीड मीन्स डरना। ठीक है, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड, किस लिए? क्योंकि एम हेमल ने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स के ऊपर उनसे क्वेश्चंस करेंगे और फ्रांस ने एक वर्ड भी स्टडी नहीं किया था। For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participles. But I had the strength to resist and hurried off to school. अब यहाँ पे फ्रांस क्या कहते हैं? कहते हैं कि बाहर का जो एनवायरनमेंट था, बाहर का जो वेदर था, वो बहुत ज्यादा ब्राइट था। ठीक है, वो बहुत ज्यादा ब्राइट था, बहुत वार्म था बाहर का एनवायरनमेंट। इनफैक्ट बर्ड्स जो थी वो भी बाहर चिरपिंग कर रही थी। चिरपिंग मतलब बर्ड्स अपना शोर कर रही थी, अपनी चींची कर रही थी बर्ड्स वहां पर। और वहां पे जो प्रूशियन सोल्जर्स थे उनकी भी ड्रिलिंग की आवाज आ रही थी। तो इसका मतलब क्या है कि बाहर का वेदर इतना अच्छा था कि फ्रांस का मन नहीं था स्कूल जाने का। उसने एक बार के लिए सोचा कि क्यों ना वो स्कूल ना जाके बाहर ही सारा टाइम स्पेंड कर ले। ठीक है, रूल्स फॉर पार्टिसिपल्स प्रिपेयर करने से तो अच्छा ही है ना वो बाहर घूम ले। लेकिन फिर भी वो अपने आप को रेजिस्ट करता है, अपने आप को रोकता है और फटाफट स्कूल की तरफ चला जाता है। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब यहाँ पे फ्रांस कहते हैं कि जैसे ही मैं टाउन हॉल क्रॉस कर रहा था, वहां मुझे एक बुलेटिन बोर्ड दिखता है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है बच्चों? एक टाइप का डिस्प्ले बोर्ड होता है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन लगती है। ठीक है, कोई नोटिस है, कोई इंफॉर्मेशन है, वो सब बुलेटिन बोर्ड पे लगता है। बुलेटिन बोर्ड इज अ टाइप ऑफ डिस्प्ले बोर्ड। फॉर द लास्ट 2 years, अब यहाँ पे उसकी सिग्निफिकेंस क्या है बुलेटिन बोर्ड की, कि क्या वो सिग्निफाई करता है वहां का बुलेटिन बोर्ड, सिग्निफिकेंस क्या है वहां की। फॉर द लास्ट 2 years, यहां से देखो, फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there, the lost battles, the draft, the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? अब यहाँ पे फ्रांस कहता है कि पिछले 2 साल से जितनी भी बैड न्यूज हुआ करती थी, क्योंकि आपको पता है ये एक वॉर टाइम है, वॉर टाइम में कोई अच्छी खबर तो आएगी नहीं, कोई ना कोई तो बैड न्यूज आएगी जो कि इनके डिस्प्ले बोर्ड पे लगेगी। तो वही फ्रांस कहता है कि चाहे लॉस्ट बैटल्स हो, चाहे कोई ड्राफ्ट हो, चाहे ऑर्डर्स हो किसी कमांडिंग ऑफिसर के, जितनी भी बुरी खबरें होती थी या जो भी इंफॉर्मेशन होती थी, वो सारा का सारा उनके बुलेटिन बोर्ड के ऊपर लगता था। ठीक है, आगे देखो। Then, as I hurried as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." अब यहाँ पे फ्रांस कहता है कि जैसे ही मैं फटाफट स्कूल की तरफ भाग रहा था, तो वैसे ही एक ब्लैक स्मिथ ने मुझे आवाज लगाई। ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं बच्चों? ब्लैक स्मिथ वो होते हैं जो आयरन का काम करते हैं। ठीक है,
ब्लैक स्मिथ कह लो या आयरन स्मिथ कह लो, वो लोग जो आयरन का काम करते हैं, लोहा बनाने का काम करते हैं। तो जैसे ही फ्रांस टाउन हॉल क्रॉस कर रहा था, वैसे ही ब्लैक स्मिथ जो अपने अप्रेंटिस के साथ बैठा था, अप्रेंटिस मतलब एक इंटर्न जो अभी अभी काम सीख रहा है, ठीक है, वो बुलेटिन बोर्ड से पढ़ के बोलता है कि डोंट गो सो फास्ट बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। ये किसने बोला था बच्चों, ये मार्क कर लो, ये बोला था ब्लैक स्मिथ ने। किसको बोला था? फ्रांस को बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक स्मिथ कहते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारा टाइम है आज, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो बब, बब मीन्स बच्चा, कि तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, आज तो बहुत टाइम है, तुम आराम से जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों रीजन क्या होगा ब्लैक स्मिथ का ये बोलने का? ऑब्वियस सी बात है, ब्लैक स्मिथ ने कुछ ना कुछ तो बोर्ड के ऊपर से पढ़ा होगा, तभी वो कह लो कि वार्न कर रहा है, या कह लो तभी वो फ्रांस को बोल रहा है कि तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुम आराम से जाओ, है ना, कुछ ना कुछ तो उसने बुलेटिन बोर्ड से इंफॉर्मेशन पढ़ी है ना, तभी तो वो बोल रहा है फ्रांस को। लेकिन फ्रांस इतना ध्यान नहीं देता उनकी बातों पे और स्कूल की तरफ चला जाता है। I thought he was making fun of me and reached M. Himmel's little garden all out of breath. फ्रांस इसके बाद भाग के स्कूल पहुंच जाता है, उसे लगता है कि ब्लैक स्मिथ बस मजे ले रहे होंगे मुझसे, मैं फटाफट स्कूल चला जाता हूं। तो वो भागते भागते एम हेमिल के गार्डन में पहुंच जाते हैं। अब जो एम हेमिल का गार्डन है बच्चों, वहीं पे उनका एक रूम है जहां पे वो पढ़ाते हैं। तो आपको पता है पहले जमाने में इतने कोई ऑर्गेनाइज्ड बिल्डिंग्स नहीं होती थी स्कूल के नाम पे, ये एक विलेज एरिया की बात है जहाँ छोटा सा घर है एम हेमल का, और एम हेमल अपने घर में ही बच्चों को पढ़ाते हैं और बाहर उनका गार्डन है। Usually, when school began, there was a great bustle, which could be heard out in the street. The opening and closing of desks. अब यहाँ पे फ्रांस कहता है कि जैसे ही स्कूल स्टार्ट होता है तो बाहर तक ना बहुत आवाज आती है। ऑब्वियसली बात है, आप स्कूल से क्रॉस करोगे, स्कूल के आगे से जाओगे तो शोर तो आएगा ही, बच्चों का खेलने का शोर, डेस्क पे टैप टैप करने का शोर, तो शोर तो आएगा ही। तो फ्रांस कहता है कि यूजुअली देयर यूज्ड टू बी अ ग्रेट बसल, कि बहुत शोर हुआ करता था यूजुअली। किस चीज का शोर होता था? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर। अब यहाँ फ्रांस कहता है कि यूजुअली इतना शोर होता था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क का शोर होता था, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन का मतलब क्या है कि सारे बच्चे एक साथ होके, यूनाइट होके अपने चैप्टर्स को रिपीट करते थे, और ये सारा जो शोर था बहुत लाउड होता था, दूर तक सुनाई देता था। ये यूजुअली होता था, बट इस दिन सब कुछ बहुत डिफरेंट था, ठीक है। तो अब आगे आप देखोगे किस चीज का शोर था? विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, ठीक है, टीचर के टेबल पे रैप करने की जो आवाज आती थी रूलर से अपने, उनका भी शोर होता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन उस दिन सब बहुत ज्यादा स्टिल था, बहुत ज्यादा क्वाइट था, ठीक है। ये आप देख रहे हो बच्चों में कितना डिफरेंट था ये दिन फ्रांस के लिए एज कंपेयर टू अदर डेज। पहले इतना शोर नहीं होता था स्कूल में, जितना पहले इतनी शांति नहीं होती थी स्कूल में जितनी आज थी, ठीक है। यूजुअली बहुत शोर था, बच्चों की आवाज आती थी बाहर तक, लेकिन इस दिन सब कुछ बहुत ज्यादा स्टिल था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अब फ्रांस ने सोचा कि मैं क्यों ना चुप चुप के अपनी जाके सीट पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि अगर फ्रांस को वहां पकड़ लिया एम हेमल ने तो क्लास से बाहर निकाल देंगे। तो फ्रांस क्या करता है, बड़े ही चुपके से, बड़े ही आराम से अपनी सीट पे जाके बैठ जाता है, ठीक है। लेकिन उस दिन सब कुछ इतना क्वाइट होता है जैसे कि एक संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग का मतलब क्या है कि जैसे छुट्टी का दिन होता है, छुट्टी के दिन क्या होता है, कोई स्कूल नहीं जाता, तो ऑब्वियस सी बात है स्कूल में शांति होती है। लेकिन उस दिन तो लोग स्कूल में थे भी, बच्चे बड़े स्कूल में थे भी, लेकिन फिर भी सब इतना क्वाइट था जैसे कि एक संडे मॉर्निंग होती है। Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Himmel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. अब जैसे ही फ्रांस अपनी क्लास को क्रॉस करता है तो वो विंडो से देखता है कि पीछे की साइड तो बहुत सारे बच्चे बैठे हैं क्लास में, कि मतलब आज छुट्टी तो है नहीं, ऑल दो बहुत ज्यादा साइलेंस है वहां पे, बहुत ज्यादा शांति है वहां पे, लेकिन फिर भी बच्चे तो अपनी सीट्स पे ही है, पीछे क्लासमेट्स जो है उसके बैक सीट्स भी ऑक्यूपाइड है क्लास की, ठीक है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना मैं बहुत ही आराम से जाता हूँ और अपनी जगह पे जाके
बैठ जाता हूँ, अदरवाइज एम हेमल जो है वो अपने टेरिबल आयरन रूलर से मेरी पिटाई कर देंगे। ठीक है, लेकिन वो जैसे ही जाता है तो वो बहुत ही ज्यादा ब्लश करता है, बहुत ही ज्यादा डरता है, आप कह लो बहुत ज्यादा शर्माता है। ऑब्वियस सी बात है, छुप छुप के जाएगा, क्योंकि सारे बच्चे उसे देखेंगे तो शर्म तो आएगी ही। क्यों? क्योंकि वो लेट है अपने स्कूल के लिए। ठीक है, बट नथिंग हैपेंड। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही वो क्लास में जा रहा होता है, अपनी सीट की तरफ जाता है, तो एम हेमल उसे देख लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहते। वो कहते हैं कि गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। एम हेमल जो उनके टीचर है, वो डांटने की बजाय क्या कहते हैं फ्रांस को कि हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे चैप्टर, तो तुम जल्दी जाओ और अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ। ठीक है, यूजुअली क्या होता था, एम हेमल अगर पकड़ लेते थे फ्रांस को चुपके से आते हुए तो बहुत पिटाई होती थी, पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन इस दिन फ्रांस को कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। जो एम हेमल हैं वो भी बड़े काइंडली बोलते हैं कि तुम अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, I jumped over the bench and sat down at my desk. Not till then, when I had got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्रांस जो है जंप करके अपनी सीट पे बैठ जाता है, और जैसे ही वो अपनी फ्राइट से ओवरकम करता है, क्योंकि वो बहुत डरा होता है, जैसे ही वो जाके सेटल होता है, अपना डर से ओवरकम करता है, तो वो नोटिस करता है कि उनके जो टीचर हैं, एम हेमल जो हैं, उन्होंने अपना ब्यूटीफुल ग्रीन कोट जो है वो वियर किया होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपीयरेंस आ रही है बच्चों की, एम हेमल उस दिन किस तरीके से ड्रेस्ड थे। अपीयरेंस ऑफ एम हेमल लिख लो यहाँ पे, किस तरीके से एम हेमल ड्रेस थे। ही वॉज वियरिंग हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट एंड हिज फ्रिल्ड शर्ट। ब्यूटिफुल ग्रीन कोट डाला हुआ था उन्होंने, और अपनी फ्रिल्ड शर्ट डाली हुई थी। ठीक है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, साथ ही साथ उन्होंने अपनी ब्लैक जो है सिल्क की कैप भी वियर की हुई थी। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड कैप, पूरी तरफ से चारों ओर से कैप जो थी वो एम्ब्रॉयडर्ड थी। एंड that he never wore except on inspection and prize days. अब यहाँ पे फ्रांस कहते हैं कि एम हेमल इतने बढ़िया तरीके से ड्रेस थे, उन्होंने ग्रीन कोट डाला था, फ्रिल शर्ट डाली थी, अपनी ब्लैक सिल्क कैप डाली थी, ये सारी चीजें वो सिर्फ अपने स्पेशल डेज पे वियर करते थे, वो सिर्फ इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पे वियर करते थे। ठीक है, इसके अलावा वो कभी भी इतना ज्यादा सज धज के नहीं आते थे, या कह लो इतना ज्यादा अपने आप को ग्रूम करके नहीं आते थे। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. अब यहाँ पे फ्रांस कहता है कि इसके अलावा कि एम हेमल जैसे लग रहे थे वो तो चलो अलग है, लेकिन उस दिन स्कूल में इतनी ज्यादा शांति थी, इतना स्ट्रेंज माहौल था और इतना सोलम था। सोलम मीन्स पीसफुल, क्वाइट था बहुत ज्यादा उस दिन। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. ओल्ड हॉजर, अब यहाँ पे क्या कहता है फ्रांस कहते हैं कि सबसे ज्यादा मुझे जहां पे हैरानी हुई वो ये नहीं था कि एम हेमल ने कौन से कपड़े डाले हैं, किस तरीके से वो तैयार हुए हैं, या शांति है क्लास में या नहीं। सबसे ज्यादा जो सरप्राइजिंग चीज थी फ्रांस के लिए वो क्या थी कि जो बैक बेंचेस थे उनकी क्लास के वो भरे हुए थे। कि यूजुअली ये जो बैक बेंचेस हैं ये खाली रहते हैं, लेकिन उस दिन सारे बैक बेंचेस भरे हुए थे। इनफैक्ट विलेज के सारे लोग वहां पे प्रेजेंट थे। कौन कौन आया था विलेज से? ओल्ड हॉजर आए थे विद हिज 3 कॉर्नर हैट। ठीक है, ओल्ड हॉजर ने अपनी 3 कॉर्नर्ड हैट पहनी हुई थी। फॉर्मर मेयर आए थे क्लासरूम में पढ़ने उस दिन। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर आए थे एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स। अब यहाँ पे बच्चों आप देख रहे हो कि हॉजर कौन होते हैं? हॉजर आप कह सकते हो जो धोबी का काम करते हैं। ठीक है, मेयर कौन होते हैं? जो उनके कह लो उनके विलेज को जो संभालते हैं। साथ ही साथ पोस्ट मास्टर, ठीक है, जो चिट्ठी लाते हैं। तो ये सारे लोग वहां पे उस दिन प्रेजेंट थे। तो बच्चों पहले क्या होता था कि स्कूल में जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट था वो सारे लोग आ जाते थे। ऐसा कुछ नहीं था कि फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड है, बल्कि विलेज के सारे लोग जो इंटरेस्टेड होते थे पढ़ने के लिए वो आ जाते थे। अब यूजुअली तो इतने लोग नहीं आते थे। तो फ्रांस को सबसे ज्यादा हैरानी कब होती है? जब वो देखता है कि उसकी क्लासरूम में सारे के सारे लोग प्रेजेंट हैं, सारे ये जो लोग हैं विलेज के, ये लोग आए हुए हैं पढ़ने के लिए, जो यूजुअली नहीं आते थे। ठीक है, एवरीबडी लुक्ड सैड।
और तो और सारे लोग बहुत ज्यादा सैड नजर आ रहे थे. एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. अब फ्रांस कहता है यहाँ पर कि सब लोग इतने ज्यादा सैड लग रहे थे और हॉजर जो थे वो तो अपना प्राइमर भी लाए थे साथ में. ठीक है, प्राइमर क्या होता है बच्चों? एक तरह से स्लेट होती है. जैसे आपको पता है पुराने जमाने में जब नोटबुक्स नहीं होती थी तो लोग किस पे लिखते थे? स्लेट पे लिखते थे. इनफैक्ट नोटबुक्स के आने के बाद भी लोग प्राइमर का यूज करते थे, उस ब्लैक कलर का कार्डबोर्ड का यूज करते थे जिसपे वो लिखते थे. तो हॉजर सिर्फ आए नहीं थे बल्कि अपना पढ़ने का सामान भी साथ में लाए थे, अपना स्पेक्टेकल्स भी अपने साथ में लाए थे, जो अपनी किताब को खोल के और स्पेक्टेकल्स अपने उसके ऊपर उन्होंने रखे हुए थे. इसका मतलब क्या है कि विलेज पीपल जो हैं वो पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं, वो अपना सामान लेके आए हैं और क्लास में प्रेजेंट हैं, जो यूजुअली एब्सेंट होते हैं. तो फ्रांस को सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग यही चीज लगती है. While I was wondering about it all, M. Himmel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है. यहाँ पे एम हेमल अनाउंसमेंट क्या करते हैं कि इतने में फ्रांस बस ये सारी बातें सोच ही रहा होता है, ये सारी ऑब्जर्वेशंस लगा ही रहा होता है, गेस कर रहा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है क्लासरूम में, लोग ज्यादा क्यों है आज क्लासरूम में, आज एम हेमल ड्रेस्ड क्यों है इतने अच्छे से. तो इतने में ये सारी बातें फ्रांस नोटिस कर ही रहा होता है कि एम हेमल अपनी चेयर पे माउंट होता है. माउंट मींस खड़ा होना. तो एम हेमल अपनी चेयर पे खड़े होते हैं और अनाउंसमेंट करते हैं. ठीक है, एम हेमल की अनाउंसमेंट है बच्चों. क्या अनाउंसमेंट करते हैं एम हेमल? कहते हैं कि माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन दैट आई शैल गिव यू, कि मेरा लास्ट लेसन होने वाला है क्योंकि द ऑर्डर्स हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन. अब यहाँ पे बच्चों एल्सेस एंड लॉरेन क्या है? ये फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स हैं. ठीक है, ये फ्रांस के ही जगहें हैं, दो, एल्सेस एंड लॉरेन. और यहाँ पे क्योंकि ये एक वॉर टाइम है, ठीक है, वॉर टाइम में क्या था बच्चों, जो प्रूशिया है, प्रूशिया जो है वो जर्मनी ही है और कुछ नहीं. तो पहले जर्मनी को प्रूशिया बोला जाता था. तो ये प्रूशिया और फ्रांस के बीच में वॉर थी, फ्रैंको प्रूशियन वॉर कहा जाता है इसको, जहां पे जर्मन्स ने अपना कैप्चर कर लिया था फ्रांस की जगहों पे. और फ्रांस के ही ये दो डिस्ट्रिक्ट है, अल्सेस और लॉरेन, जहां पर ये लोग जो हैं प्रेजेंट हैं. तो यहाँ पर एम हेमल यही अनाउंस करते हैं अपनी सीट पे खड़े होके कि दिस इज द लास्ट लेसन दैट आई शैल गिव यू, कि ये मेरा लास्ट लेसन होने वाला है क्योंकि ऑर्डर बर्लिन से आए हैं. बर्लिन क्या थी बच्चों? जर्मनी की कैपिटल थी, है ना, अभी भी है. तो बर्लिन से क्या ऑर्डर्स आए हैं कि अब से स्कूल में कोई भी फ्रेंच नहीं पढ़ेगा, सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी. ठीक है, तो अब ये लोग तो बच्चों फ्रांस के ही हैं, इनके लिए तो फ्रेंच लैंग्वेज एक तरह से पूजा हो गई. जिस तरीके से हम लोग अपनी लैंग्वेजेस को सेलिब्रेट करते हैं इंडिया में, ऐसे ही हर कंट्री अपनी लैंग्वेज को सेलिब्रेट करती है. अब क्योंकि यहाँ पे वॉर टाइम चल रहा है और जर्मनी ने अपना कैप्चर फ्रांस पे कर लिया है, तो जिस वजह से फ्रांस के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली फ्रेंच हट रही है और वहां पे जर्मनी लागू हो रही है. और यही रीजन है कि एम हेमल जो है वो उनका आज लास्ट डे है क्लास के अंदर, वो कल से यहाँ से चले जाएंगे क्योंकि नए टीचर्स आने वाले हैं जो कि अब सिर्फ जर्मनी पढ़ाएंगे. ठीक है, अब आप बच्चों सोच रहे होंगे कि वॉर टाइम में ये स्कूल का क्या रोल है. ठीक है, तो बच्चों आपको इसके एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ. जैसे आपने हिटलर के बारे में पढ़ा होगा. ठीक है, हिटलर की बात करें तो वो 1933 1940s की बात है, ये काफी पुरानी बात है, ये 1870s की बात है. स्टिल अगर मैं आपको हिटलर का एक एग्जांपल दूं तो हिटलर की क्या अप्रोच होती थी कि अगर वो किसी कंट्री को कैप्चर करना चाहता था तो वो सबसे पहले बिलीव करता था कि वहां के लोगों का माइंडसेट चेंज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, कि जितनी जल्दी आप लोगों का माइंडसेट चेंज करोगे, जितनी जल्दी आप लोगों को अपनी कंट्री के इन्फ्लुएंस में लाओगे, उतना इजीली हो जाएगा उनके ऊपर डोमिनेट करना. तो ऐसे ही तो हुआ था बच्चों कि यहाँ के स्कूल्स में जो पहले फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, उस फ्रेंच को हटा के जर्मनी लाई गई
ताकि इन यंग माइंड्स पे, ये जो बच्चे हैं, इन लोगों के दिमाग पे ये अफेक्ट कर पाए, इन लोगों को ये समझा पाए कि उन्हें अब सिर्फ जर्मनी पढ़नी है, ना कि फ्रेंच। तो ये आप कह लो अपना डोमिनेशन दिखाने के लिए या अपना एक कैप्चर बनाने के लिए, अपना कंट्रोल बनाने के लिए वहां की लैंग्वेज हटा के अपनी लैंग्वेज को इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज को थोप रहे हैं उनके ऊपर। तो ऐसे ही वहां पे होता है और यही एमएमएल अनाउंस करते हैं कि दिस इज द लास्ट लेसन दैट आई शेल गिव यू, क्योंकि कल से जो है नए टीचर्स आ जाएंगे और सारे स्कूलों में अल्सेस और लॉरेन जो कि फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे ये लैंग्वेज जो है जर्मन जो है वो स्टार्ट करवा दी जाएगी, ठीक है। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव। अब एमएमएल कहते हैं कि ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन होने वाला है, मैं चाहता हूं कि तुम लोग बहुत अटेंटिव हो, आज बहुत ध्यान से सुनो, ठीक है। What a thunderclap these words were to me। अब ये कौन बोलता है बच्चों, ये लाइंस कौन बोलता है, ये फ्रांस बोलता है, ठीक है। फ्रांस फ्रांस क्या बोलता है, फ्रांस कहता है कि व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। थंडर क्लैप मतलब क्या है, जोर से एक तरह का झटका लगना, ठीक है। तो फ्रांस कहता है कि ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा मार दिया हो। ऐसा क्यों, क्योंकि उसने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ठीक है। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसको अपनी कंट्री की लैंग्वेज छोड़ के किसी दूसरी कंट्री की लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जब फ्रांस अपनी ही पढ़ाई नहीं करता, अपनी ही भाषा में लिखी किताबों को नहीं पढ़ता, तो वो नई लैंग्वेज कैसे पढ़ेगा। तो फ्रांस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसका दिल टूट जाता है आप कह सकते हो। और वो ये चीजें जो है सुन के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, शॉक हो जाता है, ठीक है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसको शॉक दे दिया हो, किसी ने जैसे कोई थप्पड़ मार दिया हो, ठीक है। इसीलिए वो क्या बोलता है, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। दीज वर्ड्स मतलब कि जो एमहेमल ने अनाउंसमेंट की है, जो उनके वर्ड्स थे, उनके वर्ड्स सुन के फ्रांस जो है बहुत ज्यादा शॉक्ड है। Oh the riches, that was what they had put up at the town hall। अब फ्रांस को रियलाइज हो रहा है कि अच्छा ये वही टाउन हॉल पे जब वो क्रॉस कर रहा था और डिस्प्ले बोर्ड पे एक नोटिफिकेशन लगा था, अच्छा ये वही नोटिफिकेशन था। किस बात का नोटिफिकेशन, कि कल से इनके स्कूल्स में नए टीचर्स आने वाले हैं, जर्मनी स्टार्ट होने वाली है और फ्रेंच लैंग्वेज इनकी कंट्री से जाने वाली है। तो ये रियलाइज होता है अब फ्रांस को। उस टाइम तो वो जल्दी में होता है, तो भाग के फटाफट डिस्प्ले बोर्ड के आगे से निकल जाता है, तो वो इतना नहीं सोचता या कह लो कि नहीं चेक करता कि बोर्ड पे क्या लगा है। लेकिन अब तो उसे पता लग गया कि क्या लगा होगा बोर्ड पे, ठीक है, क्योंकि खबर जो है वो तो आग की तरह फैल जाएगी ना। इतना बड़ा स्टेप है कि सारे स्कूल्स में से ये लैंग्वेज हटा के नए टीचर्स को लाया जा रहा है, नए लोग आएंगे जो उनको कंट्रोल करेंगे, जो उनके बच्चों को पढ़ाएंगे। अब नए लोग तो क्या करेंगे, नई कंट्री वाले लोग क्या करेंगे, अपना ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, है ना। तो यही सारी बातें सुन के फ्रांस जो है बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अब यहाँ पे देखो फ्रांस क्या कहते हैं कि माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। अभी फ्रांस कहते हैं कि ये मेरा लास्ट लेसन होने वाला है, कि मुझे तो अभी तक लिखना ही नहीं आता था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, आई मस्ट स्टॉप देयर देन। Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds eggs। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रांस कहता है कि मैं इतना ज्यादा सॉरी हूं, मैं इतना गिल्टी फील कर रहा हूं कि मैं अब तक अपनी पढ़ाई को सिर्फ इग्नोर ही करते आया था। काश मैंने पढ़ लिया होता, काश मैंने अपनी लैंग्वेज समझ ली होती, ठीक है। सीकिंग बर्ड्स एग्स का मतलब क्या है कि टाइम पास करना। तो फ्रांस रिग्रेट कर रहा है कि क्यों मैं टाइम पास करता था बाहर जाके, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, कि क्यों मैं स्कूल में जाके प्लेग्राउंड में जाके स्लाइड्स पे घूमता था, पार्क में घूमता था, काश मैंने पढ़ ही लिया होता। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up। अब फ्रांस कहते हैं कि ये जो सारी किताबें हैं, ये जो हिस्ट्री बुक्स हैं, ये जो ग्रामर की बुक्स हैं, ऐसा लगता है ये अब मेरे पुराने दोस्त हों कि मैं इनको क्यों इग्नोर करता था। आई शुड हैव एक्सेप्टेड देम, ठीक है, आई शुड हैव स्टडीड फ्रॉम दीज बुक्स। तो फ्रांस यहाँ पे आप कह सकते हो बच्चों गिल्ट अपना दिखा रहा है। फ्रांस इज गिल्टी, वो बहुत ज्यादा गिल्टी है, सैड है, शॉक्ड है इस इंफॉर्मेशन से, ठीक है। ये सारा फ्रांस का आप कह सकते हो रिएक्शन है जब उसे पता लगता है दैट इट इज गोइंग टू बी देयर लास्ट फ्रेंच क्लास, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ सकता है क्वेश्चन कि हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू द सिचुएशन।
were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamel too, the idea, ठीक है, अब उसे एम हेमल के लिए भी बुरा लग रहा है क्योंकि अब जिस टीचर ने उन्हें इतने सालों तक पढ़ाया है, अब वो टीचर शहर से जाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर्स क्या आए थे, ऑर्डर्स यही आए थे कि टीचर्स को देश से ही निकाल दिया जाए, क्योंकि टीचर्स जब तक अपने देश में रहेंगे वो तो तब तक पढ़ाते रहेंगे, है ना। तो यही ऑर्डर्स आए थे कि वहां के सारे फ्रेंच टीचर्स को बाहर निकाल दिया जाए और सिर्फ जर्मन्स के टीचर्स को वहां पे रखा जाए। तो वहां पे अब फ्रांस को थोड़ा बुरा लग रहा है, एम हेमल के लिए भी, क्योंकि ही टू इज लीविंग द कंट्री। And M. Himmel, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. अब यहाँ पे फ्रांस कहता है कि एम हेमल चले जाएंगे, अब उनका जाने का गम इतना ज्यादा बड़ा है कि मैं भूल जाता हूँ कि मुझे कुछ याद भी नहीं है कि एम हेमल मुझे डांटते थे या बहुत अकड़ू थे, बहुत क्रैंकी थे, या मेरे को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। ये सारी बातें अब मैटर नहीं करती, मैटर क्या करता है कि उनके टीचर कंट्री छोड़ के जाने वाले हैं, उनकी लैंग्वेज उनसे छीन ली जाएगी, ठीक है। अब इसके आगे से बच्चों हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। डू वॉच द अदर 2 पार्ट्स, ठीक है। कीप वॉचिंग।